हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 6 है और हम वीडियो यूपी ट्रिपल एस की वीडियो और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी का हम बहुत ज़्यादा धांसू तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जिसमें कि आपको बहुत नए नए क्वेश्चनों का मतलब देखने को मिल रहा है, जिसको आपको वहाँ से की पॉइंट समझने का मौका मिल रहा है और उनको एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है। तो हमारा जो है पहला लक्ष्य ये है कि आप लोगों को अधिकारी बनते हुए देखना। दूसरा ये है कि आप लोग, सबसे पहली बात ये कि आप जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, यानी कि आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे, आप अपना बिल्कुल जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं प्रैक्टिस सेट में, आप कमेंट्स करके बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि हमारे इतने सही हो चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन आपका जो होता है वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो दोस्तों टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो अष्टछाप में पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा है कृष्णदास, तीसरा है परमानंद दास और चौथा है नंददास। ठीक है, हम इसकी को बात करते हैं क्या है ये, समझ गए। तो देखिए अष्टछाप के कवि कौन थे, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपका आंसर मिल गया होगा यहाँ से। ठीक है, आपको आंसर मिल गया होगा, जल्दी देखिए बताइए कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका ए विकल्प। ठीक है, कौन नहीं है, नाभादास इसके नहीं है। अब हम बात करते हैं कहाँ, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं क्या है भाई, कि वल्लभाचार्य यानी कि वल्लभाचार्य के पुत्र, ठीक है, जिनका नाम क्या है, विट्ठलनाथ ने इसकी अष्टछाप की शुरुआत की थी। वो 1565 को शुरुआत की थी, 1565 को शुरुआत की थी। और चार अपने शिष्य है। ठीक है, नहीं, 4 तो अपने शिष्य हैं और 4 अपने पिताजी के शिष्य हैं। तो अपने 4 शिष्यों की अगर हम बात करें तो एक तो जो थे, अगर हम बात करें गोविंद स्वामी, पहले कौन से थे, गोविंद स्वामी पहले। दूसरे जो व्यक्ति थे वह कौन थे, वो थे आपके छत्र स्वामी। तीसरे की अगर हम बात करें तो चतुर्भुज दास, तीसरे कौन थे, चतुर्भुज दास। अगर चौथे की बात करें हम, चौथे व्यक्ति कौन थे, तो नंददास। ये तो इनके मतलब शिष्य थे। अब बात करते हैं 4 विट्ठल भाई के, 4 विट्ठलचार्य के, सॉरी किसके, वल्लभाचार्य के। विट्ठल भाई के 4 हो गए हैं। अब वल्लभाचार्य के देख लेते हैं। वल्लभाचार्य के 4 वल्लभाचार्य के थे। और 4 वल्लभाचार्य के में कौन कौन से थे, एक तो आप अगर 4 वल्लभाचार्य में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम कुंभन दास देखते हैं, क्या देखते हैं, कुंभन दास। फिर दूसरे में देखते हैं आप नंददास। ठीक, क्या देखते हैं, नंददास देखते हैं, कुंभन दास देखते हैं। फिर अगर हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट में, अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं परमानंद देखते हैं। परमानंद, थोड़ी नंददास तो हो गए, परमानंद देखते हैं, सूरदास देखते हैं, कृष्णदास देखते हैं। तो यहाँ पर कृष्णदास, तीसरे नंबर पर सूरदास और चौथे नंबर पर जो है यानी कि कुंभन दास, कृष्णदास, सूरदास और चौथे नंबर पर जो यहाँ पर हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे परमानंद दास। कौन हो जाएंगे, परमानंद दास। ठीक है, तो ये थे अष्टछाप के कवि। जो किसने शुरू किया था, विट्ठलनाथ ने किया था। और किसके थे, वल्लभाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने शुरू किया था अष्टकवि। तो 4 कवि तो इनके थे, इनके शिष्य थे, और 4 इनके पापा जी के शिष्य थे, जब जाके मिले थे अष्टछाप कवि। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट पहला। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर, हम पढ़ देते हैं इसको। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। देखिए पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है पदम सिंह। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या बनेगा। बहुत फुर्ती से बताना है इसका आंसर क्या बनने वाला है आपका। ठीक है भाई, ठीक है, आंसर मिल गया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बी विकल्प, यानी कि सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है भाई, सरदार पूर्ण सिंह। अब सरदार पूर्ण सिंह की अगर बात करते हैं तो सरदार पूर्ण सिंह किसकी, सरदार पूर्ण सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कुछ और भी है क्या, इनकी एक तो है मजदूरी और प्रेम। आप एक याद रखना, मजदूरी और प्रेम, ये याद रखना है आपको। दूसरा अगर आप देखोगे तो सच्ची वीरता, ये भी याद रखना। तीसरा अगर देखोगे तो पवित्रता,
पवित्रता। चौथा अगर याद करना चाहो तो कन्यादान, कन्यादान। ये तो मुख्य हैं, ऐसा तो बहुत हैं, ये तो मुख्य हैं, ये ऐसा तो बहुत हैं इनके, परंतु हम क्या कर रहे हैं, केवल मुख्य याद कर रहे हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह का हो गया। पहला तो है आचरण की सभ्यता निबंध है, इसके अतिरिक्त 4 निबंध और याद रखने हैं, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता और कन्यादान। इस तरीके से सरदार पूर्ण सिंह के आपके हो जाएंगे 5। ठीक है, आपको मुख्य 5 आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है भाई, इतना हो चुका है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर क्या है। तीसरा क्वेश्चन यह है, तीसरा क्वेश्चन, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है भाई, आंसर बताइए क्या आएगा, समझ लीजिए क्या है। विकल्प आपको दिख रहे हैं, आप उसका सोच समझ के जवाब दीजिए, उसके बाद में हम इसको करते हैं क्या है। देखिए, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें आत्म साक्षात्कार, दूसरा है स्वभावानुभूति, ठीक है, तीसरा है अनिर्वाचीन और चौथा है रहस्य। जल्दी बताइए क्या आंसर है इसका, जल्दी फुर्ती से। तो इसका आंसर मिल गया होगा आपको, क्या है, अनिर्वाचीन। क्या हो जाएगा, अनिर्वाचीन, यानी कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वाचीन कहते हैं। तो गुरुजी आप ये बताओ, आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार कहते हैं स्वयं के बारे में जानना या ज्ञान होना या जानना, यानी कि अगर हम बात करें स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में जानना या ज्ञान होना, ज्ञान होना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम, आप जल्दी क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार है ना, हाँ जी, साक्षात्कार। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसमें एक विकल्प है आपका, दूसरा विकल्प है स्वभावानुभूति। स्वभावानुभूति किसे कहते हैं, किसी वस्तु को स्वतः अनुभूत करना, यानी कि किसी वस्तु को स्वतः अनुभूत करना। ठीक है, इसे कहते हैं ये। तीसरा इसमें एक विकल्प है रहस्य, जो बात किसी को ज्ञात ना हो। ये क्या होता है, जो बात किसी को ज्ञात न हो उसे हम क्या कहते हैं, रहस्य कहते हैं। ठीक है भाई, रहस्य कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके चारों विकल्प देख लिए हैं। इसी कहते हैं टॉप एनालिसिस, टॉप विश्लेषण बोलते हैं इसको। तो अगर आपने ऐसा विश्लेषण किया है तो शायद आपको 25 की जगह 3-3, 4-4 क्वेश्चन, 75 से 50 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से सटीक बन पा रहे होंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। देखो फिर किस तरह धुआंधार तरीके से काम चलने वाला है। ठीक है, चलिए आपका जो है चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, जल्दी बनाइए इसका क्वेश्चन। पहला विकल्प है आपका करुण रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा हास्य रस और चौथा है श्रृंगार रस। ठीक है, आपको जवाब मिल गया होगा, जवाब मिल गया होगा जी। ठीक है भाई, जल्दी बताइए क्या है जवाब। ठीक है, क्या आंसर है, क्या आंसर है, बी विकल्प मिल गया होगा, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बात करते हैं रसों की बात। देखिए, श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार होता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो हास्य होता है, हास्य होता है। तीसरा करुण होता है, करुण होता है, बेटा समझते रहना इनको। और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें रौद्र होता है, वीर होता है, रौद्र होता है। पाँचवें पर आपका वीर होता है। ठीक है, छठे पर अगर हम बात करें तो वीर के बाद भयानक होता है, भयानक होता है। सातवें की अगर हम बात करें बेटा तो सातवें में आपका अद्भुत होता है, सॉरी विभत्स होता है, विभत्स। ठीक है, और आठवें की अगर हम बात करें तो वीर रस होता है। आठवें में करें तो कौन सा होता है, वीर तो हो गया है, विभत्स अद्भुत होता है, अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। ठीक है, अद्भुत के बाद में शांत होता, वात्सल्य होता है, शांत होता है, शांत होता है। 10 में वात्सल्य होता है, वात्सल्य, वात्सल्य होता है। 11 जो होता है आपका, 11 जो होता है वात्सल्य के बाद में भक्ति रस होता है। क्या होता है, भक्ति रस, भक्ति रस। ठीक है, अब देखिए भक्ति रस में क्या होता है, भक्ति रस में जो होता है ईश्वर की यानी कि रति और प्रेम, यानी कि ईश्वर के भगवत विषयक होता है। क्या होता है, भगवत विषयक, भगवत विषयक। वात्सल्य में क्या होता है, प्रेम यानी कि रति, रति, रति क्या होती है, रति, बालकों के प्रति वात्सल्य। शांत में क्या होता है, शांत में जल्दी स्थायी भाव निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद, निर्वेद। अद्भुत में क्या होता है, अद्भुत में जल्दी बताओ, अद्भुत में, अद्भुत में होता है विस्मय। क्या होता है, विस्मय। ठीक है, विभत्स में क्या होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा। भयानक में क्या होता है, भयानक में जल्दी बताओ, भयानक में भय, भयानक में क्या होता है, भय। वीर रस में क्या होता है, वीर रस में उत्साह, अभी बताया यही क्वेश्चन है।
रौद्र में क्या होता है, रौद्र में क्रोध, क्या होता है, क्रोध। करुण में क्या होता है, शोक। हास्य में क्या होती है, हंसी, हास्य। श्रृंगार में क्या होता है, रति या प्रेम। अब बताओ पूरा टॉपिक हो गया क्लियर, पूरा टॉपिक बन गया ना, बन गया यहाँ से क्लियर। बताओ, श्रृंगार रस में रति प्रेम, हास्य रस में हास्य, करुण में शोक, रौद्र में क्रोध, वीर में उत्साह, भयानक में भय, विवश में जुगुप्सा, अद्भुत में विस्मय, शांत में निर्वेद, वात्सल्य में रति प्रेम यानी वात्सल्य रस में होता है, भगवत विषयक में जो भगवत विषयक होता है भक्ति रस का होता है। इस तरीके से हमारे जो है 4 प्रश्न हो चुके हैं यहाँ क्लियर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन है आपका, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं, जल्दी बताइए कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार हैं, जल्दी बताओ कवितावली के रचनाकार कौन थे भैया। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है जायसी, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है घनानंद। जल्दी बता दो क्या है, जल्दी बता दो क्या है। ठीक है, तो इसके कौन है, कवितावली के तुलसीदास। कौन से हैं, कौन है, तुलसीदास। तुलसीदास, क्या तुलसीदास की यही है, तुलसीदास की यही है। चलो अब याद करो कुछ कुछ। जानकी मंगल, जानकी मंगल हो गया याद। दूसरा याद रखो, जानकी मंगल के बाद में रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस याद रखो। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल याद रखो। गीतावली लिखो, गीतावली, छाप लो इसको, गीतावली। विनय पत्रिका, क्या है, विनय पत्रिका, छापो विनय पत्रिका। दोहावली, दोहावली, दोहावली। फिर बरवे रामायण, बरवे रामायण, बरवे रामायण, छापो इनको। देखो तुलसीदास की कितने हो गए हैं इंपॉर्टेंट। तुलसीदास का कवितावली नहीं है, जानकी मंगल याद रखना है, रामचरितमानस याद रखना है, पार्वती मंगल याद रखना है, गीतावली याद रखना है, विनय पत्रिका याद रखना है, दोहावली याद रखना है और बरवे रामायण भी आपको यहाँ से याद रख लेना है। इस तरीके से हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन आपके सामने है। छठा क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। इससे पिछले सेट में हम पूरी कहानी बता चुके हैं, इससे पिछले सेट में हम पूरी कहानी बता चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कौन सा भक्ति काल होता है, कौन सा रीति काल होता है। देखिए वीर गाथा में वीरों की गाथा बताई गई थी, आदि काल को जिसे कहते हैं। रीति का भक्ति काल में भक्ति की बात की गई थी, यानी किसकी किसकी, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, प्रेमाश्रय है। ठीक है, पूरी बात हमने वहाँ बताई है। रीति काल में क्या है कि जो दरबारी कवि थे उनके बारे में बात करी गई थी कि दरबारी कवियों के बारे में, दरबारी कवियों ने जो है अपने राजा महाराजाओं के दरबार के बारे में साहित्य में बात करी थी। आधुनिक काल में अब जो युग चल रहा है वो है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रीति काल, यानी क्या हो जाएगा हमारा, भूषण जो है वो कौन से हैं, भूषण जो है बेटा वो किसके हैं, रीति काल के कवि हैं। किसके काल के हैं, रीति काल के कवि हैं। अब बात करते हैं भूषण। भूषण जो है आचार्य, इनका मूल नाम जो है आचार्य चिंतामणि है। इनका नाम जो है वो क्या है, आचार्य चिंतामणि। इनका मूल रूप जो है आचार्य चिंतामणि। तो फिर सर भूषण कहाँ से आया, तो देखिए भूषण जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, भूषण जो थी वो चित्रकूट के एक राजा थे जिसका नाम है सोलंकी राजा रुद्र। सोलंकी राजा रुद्र, इन्होंने जो है इसको भूषण की उपाधि दी। ठीक है, भूषण की उपाधि दी थी। अब इनका भैया, उनके भाई का नाम क्या है, जटाशंकर, जटाशंकर। ठीक है, मतीराम, मतीराम। ठीक है, तो जटाशंकर और मतीराम का नाम सुना होगा, ये इसके ही क्या है, भाई है भूषण के। तो क्लियर, देखो कितनी जानकारी मिल गई भाई आपकी। यानी कि भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं। ठीक है, रीति काल से पहले भक्ति काल होता, भक्ति काल से पहले जो होता आधुनिक आदिकाल होता, आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, रीति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं, इसके बाद में आता है भक्ति काल, भक्ति काल को उत्तर मध्य काल कहते हैं, इसके बाद में आता आधुनिक काल, आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता युग। ये सारे क्रम से हैं। ठीक है, डिटेल्स आप इसको देख लेना एक बार। तो जटाशंकर और मतीराम के भाई हैं भूषण। भूषण का नाम है आचार्य चिंतामणि, रीति काल के कवि हैं। चित्रकूट के राजा सोलंकी राजा रुद्र ने जो है इनको उपाधि दी थी भूषण की। इनका वास्तविक नाम भूषण नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ से हो चुके हैं 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक है भाई, तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, बताइए। कितना हल्का क्वेश्चन है, चिपकाओ इसे भी अच्छे से। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। पहला ऑप्शन है आपका अवधि, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रजभाषा, चौथी है आपकी अभ्रंश। तो आपका आंसर मिल गया होगा आपको, क्या है भाई, सी विकल्प, ब्रजभाषा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जो है विनय पत्रिका ग्रंथ जो है वो किसमें लिखा था, इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा था। किसमें लिखा था, ब्रजभाषा में। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको ऐसे मिल गया। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है,
टै वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? टै वर्ग जो है किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? जल्दी बताओ। कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। तो जल्दी बताइए, मैं आपको बताता हूँ, बताइए जल्दी। टै वर्ग जो है किस प्रकार का? टै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ एकदम प्रैक्टिकली। भाव जो उठते हैं कहाँ से उठते हैं? हृदय से। जब हृदय से भाव उठेंगे सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे? कंठ में। और कंठ में सबसे पहले होगा का, क्या होगा? कैसे कंठ और कैसे काकल्य हो गया, यानी कैसे कंठ और कैसे ही कैसे कबूतर। तो कै वर्ग जो होगा कंठित होगा। उसके बाद में कै के बाद में आएगा चै वर्ग। कै के बाद में क्या होगा? चै वर्ग। ठीक है, चै वर्ग जो होता है वो तालव्य में, ये जो मुड़ा हुआ भाग होता है उसे कहते हैं तालव्य। तालव्य के बाद में आएगा मूर्धन्य। तो टै वर्ग, जीभ ऊपर टकराइए, टै ठै डै, तो ऊपर जो छत होती है उसे मूर्धा कहते हैं, तो मूर्धन्य। ठीक है, टै वर्ग। टै वर्ग के बाद में तै, जीभ देखो दांत पर जाकर लग रही है, तो तै थै दै, तो क्या हो गया? ये तै वर्ग हो गया। फिर पै वर्ग, होठ देखो, होठ आपसे मिले पै फै बै भै, तो क्या हो गया? पै वर्ग। इस तरीके से याद रखना। तो ये आपका आंसर मिल गया। कौन सा है आंसर? ये आपका आंसर है जी आपका मूर्धन्य। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। उस क्वेश्चन को धुआंधार तरीके देखिए क्या है। अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है हरिकृष्ण प्रेमी, तीसरा है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है राम कुमार वर्मा। ठीक है भाई, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। आपने चुन लिया होगा आंसर, इतनी देर में तो चुन लेते हैं, क्योंकि हिंदी है, कोई मैथ तो है नहीं बेटा। हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, मैथ की तो नहीं करने रहा। ठीक है, जल्दी बताओ क्या आंसर है। जल्दी, इतना मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्या मिला? भारत तेंदु हरिश्चंद्र मिल गया। बहुत बढ़िया, भारत तेंदु हरिश्चंद्र मिल गया। ठीक है, अब देखो भैया, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की आप लिखो जरा, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की कुछ लिखो, अन्य नाटक लिख लो। तो पहला नाटक लिखो वैदेही संहिता, दूसरा लिखो भारत दुर्दशा, तीसरा देखो सती प्रताप। ठीक है, चौथा लिखो प्रेम योगिनी। ये तो हो गए भारत तेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है, फिर लिखो राम कुमार वर्मा के, जल्दी लिखो राम कुमार वर्मा के। कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, ठीक है, राजरानी सीता, राजरानी सीता, चारू मित्रा, हो गए ये भी राम कुमार वर्मा के। ठीक है, अब आगे लिखना है आपको हरिकृष्ण प्रेम के। हरिकृष्ण प्रेम के लिखो अमर आन, अमर आन, अमर बलिदान, अमृत पुत्री, रक्तदान, आन्यमान। ठीक है, शतरंज का खिलाड़ी, रक्षक, सांपों की दृष्टि, इनके भी लिख लो। तो ये तो आपके हो गए 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाला। ये 10वां क्वेश्चन बोर्ड पे देखो। 10वां क्वेश्चन क्या है? आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाला कवि था? जगनिक नहीं था। खुसरो, सरापा, गोरखनाथ। तो गोरखनाथ तो ना, कौन से गोरख, जल्दी बताओ पहले कौन से वंश के हैं? आदिकाल में चारों आदिकाल के हैं, परंतु गोरखनाथ कौन से उसके हैं? नाथ संप्रदाय के। ठीक है, जगनिक, सरहपा और खुसरो। तो यहाँ पर कौन लिखते थे? क्या लिखते थे? खड़ी पहेलियाँ जो लिखते थे वो कौन लिखते थे? वो लिखते थे खुसरो। क्या लिखते थे? खुसरो लिखते थे भैया। ठीक है, गज़ल, कहानी सब कौन लिखते थे? खुसरो लिखते थे। यानी कि पहेलियाँ, मुकरिया, गज़लें, ये सब कौन लिखते थे? अमीर खुसरो लिखते थे। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बोर्ड पे क्या है? पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ कारक बताना। पहला विकल्प है अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और करण कारक। तो प्रेम से बंदर, सॉरी पेड़ से बंदर कूदा, यानी कि अलग हो रहा है। बंदर क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलग होने का भाव जो होता है वो सैसे होता है। तो पेड़ से बंदर तो कौन सा हो गया? अपादान हो गया। अपादान कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताओ कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के होते हैं भैया। तो कर्ता कारक, कर्ता कारक में विभक्ति होती है नि। ठीक है, कर्म कारक में विभक्ति होती है को, करण कारक में विभक्ति होती है से। ठीक है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जो होती है इसकी विभक्ति जो होती है संप्रदान की वो होती है आपकी को और के लिए, को के लिए। ठीक है जी, अपादान में जो होती है, अपादान, अपादान में जो होती है से होती है। अलगाव का भाव, अलगाव का भाव होता है जी इसमें। ठीक है, अगर अपादान की बात अगर हम देखें अपादान की, तो संप्रदान यानी कि कौन? संबंध, सॉरी संबंध। संबंध में देखेंगे क्या हो जाएगा? रा, री, रे, ना, नी, ने, का, की, के। ठीक है भाई, ये हो गए संबंध। अधिकरण, अधिकरण में देखो में, पे, पर, ये 3 हो गए। संबोधन, संबोधन में देखो, संबोधन में क्या होता है? हे,
अरे, ओह, तो ये सब इसमें ही आते हैं। लो जी, 8 के 8 हो गए, छापो इनको। ठीक है, यानी कि संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में कितने होते हैं जल्दी बताओ। संस्कृत में 6 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। संस्कृत में 6 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, जबकि तत्पुरुष समास में कितनी विभक्ति होती हैं? 6 की विभक्ति होती है। तत्पुरुष में कितनी होती हैं? 6 की विभक्ति होती है। नाटक में कौन था? सॉरी, रस की बात हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो नाटकों में यहाँ भी एक प्रयोग नहीं किया था, संबोधन का प्रयोग नहीं किया था नाटकों में, इसमें भी कारक में। ठीक है भाई, तो कारक का भी एक का प्रयोग नहीं किया था नाटकों में, किसका? संबोधन का। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। बताओ, कोई 11 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑन द वे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आपका आपके सामने है। क्या 12वां है? स्थायी रस, सॉरी, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ये क्वेश्चन अभी हम पीछे करा चुके हैं ऐसा ही। जल्दी बताइए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? पूरी डिटेल में बता दी, अब तो आपको मिल गया होगा आंसर। क्या मिला आंसर? जल्दी बताओ, क्या मिला आंसर फुर्ती से? क्या मिला? ए विकल्प है हास्य, बी विकल्प है राष्ट्रीय रति, दूसरा सी विकल्प है क्रोध और चौथा है उत्साह। तो क्या होता है? रति या प्रेम? रति या प्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? तो 42 का आंसर हो चुका है बी। 42 का आंसर हो चुका है बी। ठीक है, 12 का क्वेश्चन हो चुका है। कौन सा 12 का क्वेश्चन? बी हो चुका है। अब 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे आपके सामने। ठीक है जी, जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी करनी है क्योंकि आपको टाइम नहीं लगाना है ज़्यादा। प्रैक्टिस सेट तो प्रैक्टिस सेट स्पीड से होते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से तद्भव शब्द है भ्रमर, अग्नि, मस्तक और मछली। जल्दी बताइए, तो इनमें तद्भव शब्द बताना। जल्दी बताओ क्या है? जल्दी बताओ। ठीक, मछली सही है, क्योंकि मछली का जो होता है वो मत्स्य होता है, तत्सम। मछली का क्या होता है? मत्स्य होता है, जबकि भ्रमर का जो होता है भूरा होता है। किसका होता है? भ्रमर जो होता है वो किसका होता है? भमरा। लिख देता हूँ, चलो। भ्रमर का क्या होता है? भमरा। भमरा। ठीक है, दूसरा इसमें विकल्प है आपका अग्नि। अग्नि का क्या होता है? आग। अग्नि का क्या होता है? आग, तद्भव। और एक आपका होता है मस्तक। क्या होता है? मस्तक। और मस्तक का क्या होता है? मस्तक का जो होता है वो होता है माथा। क्या होता है? माथा। ठीक है, इनका भी याद रखना। ठीक है, 3 का इनका भी याद रखना। भ्रमर का होता है भमरा, अग्नि का होता है आग, मस्तक का होता है माथा। क्लियर भाई? ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गए। 14वां क्वेश्चन देखो। 14वां क्वेश्चन आप देखिए, चौपाई छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? जल्दी बताओ। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? जल्दी बता दो। कितनी होती हैं? 24 होती हैं, और आपकी 16 होती हैं, 11 होती हैं, या 13 होती हैं? जल्दी बताओ, बताइए। ठीक है, तो कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 16 मात्रा होती हैं, और अंत में 2 गुरु होते हैं। यानी कि चौपाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ मैं। चौपाई के बारे में बात कर लूँ। देखो, चलो, जब चौपाई का जिक्र आ ही चुका तो चौपाई में क्या होती हैं? 16 तो मात्रा होती हैं। 16 मात्रा होती हैं। अंत में क्या होता है? अंत में 2 गुरु होते हैं, 2 गुरुवर्ण होते हैं। अंत में क्या होते हैं? 2 गुरुवर्ण होते हैं, तथा अंत में जगण और तगण आना वर्जित है। यानी कि अंत में जगण और तगण आना वर्जित है। यानी कि क्या हो गया ये जगण तगण? ये माता राज भानस लगा। ये 8 गण होते हैं। क्या होते हैं भाई? 8 गण होते हैं। यह माता राजभानस लगा। चलो पहले इनको समझा देता हूँ, आगे बढ़ेंगे बाद में, पहले नहीं बताते। यह माता से कितना होता है? यगण। यगण मैं से होता है मगण, तैसे होता है तगण। ठीक है, रैसे होता है रगण। ठीक है, जैसे होता है जगण। ठीक है, भैसे होता है भगण। ठीक है, नैसे होता है नगण, सैसे होता है सगण। क्या होता है? सगण। ठीक है भाई, तो अब 4 और 4 8, यानी कि 4 और 4 8 आपके हो चुके हैं। अब देखो मात्रा कैसे काउंट करते हैं। पहले देखो कितनी मात्रा है? 1 1, यह मात्रा को लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 2। ठीक है, फिर कितनी मात्रा है? ये देखो, तो यहाँ 2 2 2। क्लियर? फिर यहाँ कितनी मात्रा है? ये कितनी लिखनी है? 2 2 1। फिर कितनी मात्रा? यहाँ तक तो हो गया तगड़ तक। फिर हम रगड़ का देखेंगे। रगड़ में तो रगड़ में होता है 2 1 2। ठीक है, फिर हम देखेंगे जगड़ में, तो जगड़ में क्या होता है? 1 2 1। फिर हम देखेंगे भगड़ में, तो भगड़ में क्या होता है? 2 1 1। ठीक है, फिर हम देखेंगे नगड़ में, तो नगड़ में क्या होता है? 1 1 1। ठीक है, सगड़ में देखेंगे, सगड़ में तो क्या होता है? 1 1 2। और फिर बाद में क्या होता है? ये होता है लघु, ये क्या होता है? लघु, और ये होता है गुरु। ठीक है भाई,
इस तरीके से गण में ये मात्रा होती है। आपको सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, क्लियर। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई दोस्तों, बताओ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 15वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने। तेरी बरछी ने बर छीने हैं, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है? जल्दी बताइए क्या होगा। ठीक है, ठीक है भाई। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, तो यहाँ पर जल्दी बताइए कौन सा है? यहाँ पर होता है, यहाँ हो जाएगा यमक अलंकार। क्यों हो जाएगा? तेरी बरछी ने बर छीने, तो बरछी मतलब बर 2 बार आया है, और यमक अलंकार में क्या होता है? जितनी बार जो अक्षर आता है वो हर बार अलग अर्थ लेकर आता है, तो वो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है भाई। फिर अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक शब्द एक बार आता परंतु अर्थ अनेक चिपका के लेकर आता है। ठीक है। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान का आरोप स्थापित होता है, यानी कि उपमेय उपमान का भेद स्थापित होता है। तो इसका अनुसार आपका आंसर कौन सा बना है? वो यमक अलंकार बन गया भैया। ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो पहला ऑप्शन है बद्रनी नारायण चौधरी, फिर दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र, और चौथा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी बताइए क्या आंसर बनेगा? जल्दी बताइए क्या बनेगा, बताइए। मिल गया आंसर? बहुत बढ़िया। बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बी विकल्प हो जाएगा। अब देखिए, इस पत्रिका जो हुआ था प्रकाशन, वो हुआ था 1877 में। 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये याद रखना आप। ठीक है। 19वां क्वेश्चन आपके 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा क्वेश्चन? शायद आई थिंक 17वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है। सूर्य उदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो ए विकल्प है सूर्य उदय, दूसरा है सूर्य प्लस उदय। अब देखिए क्या होता है। सूर्य उदय की बात करी हमने, तो सूर्य उदय की सबसे पहली बात तो है संधि विच्छेद। तो सूर्य उदय शब्द लिख लेते हैं, कहता है देखो सूर्य उदय। ठीक है, ये गुण संधि का है। ये कौन सी संधि का है? गुण संधि का, क्योंकि इसमें जो बीच में है वो क्या है? ओ है। ठीक है। ओ जो मिलता है वो किससे मिलता है? ए और ऊ से। ए और किससे मिलकर बनता है? ऊ से मिलता है। तो अब ये देखिए, इसको तोड़ लो इसमें, तो सूर्य प्लस उदय। क्या हम ऐसा तोड़ सकते हैं? सूर्य गलत हो जाएगा, सूर्य से पहले मूल शब्द सूर्य होता है, इसलिए यही थे, क्योंकि ये ऐसा भी तो होता है ना, आ और बड़ा ऊ, और उदय कोई ऐसा थोड़ा लिखा हुआ होता है, ये तो गलत होता है लिखा हुआ, ये भी तो सही तो लिखा हुआ होता है ना। तो सूर्य प्लस उदय, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, बी विकल्प इज द राइट आंसर आपका। ठीक है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। यथाशक्ति में समास है, यथाशक्ति में समास है। ठीक है भाई, यथाशक्ति में समास है। तो जिस मूल शब्द के पहले अव्यय शब्दों का समावेश होता है उनको हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रति, ए, प्रति, आ, इस तरीके से जो लगा हुआ होता है तो हम क्या कहते हैं उसको? यथा। इस तरीके से होता है तो कौन सा हो जाएगा? अव्यय समास हो जाएगा, यानी कि यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है भाई, यानी कि पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? अव्यय समास होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यथा, प्रति, भर, हर, प्रति, ये शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। और अव्यय कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। दूसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा विस्मय आदि बोधक अव्यय। 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। ठीक है। तो ये जब भी लगे हुए होंगे पहले वो होगा अव्यय समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां आपके सामने है। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अभी तो आया है, तद्भव पूछा है। मधुप, मधुकर, भ्रमक, भूरा। भूरा होता है तद्भव। लो, हो गया आंसर। कितना ईजी है, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। मुद्री का तत्सम है, तो मुद्री का तत्सम क्या है? मुद्री का तत्सम क्या है? मुद्री का तत्सम जल्दी बताओ। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है मुसरबे, दूसरा ऑप्शन है सुंदरी, तीसरा ऑप्शन है मुद्रिका, और चौथा मुद्रा। देखो सबसे पहले यह है कि जब उन्होंने तत्सम पूछा तो एक ही विकल्प तत्सम होगा, तो इसमें एक ही विकल्प देखो मुद्रिका है,
क्या है, केवल एक ही विकल्प है मुद्रिका। ठीक है, तो वही हमारा आंसर है। क्या है, वही हमारा आंसर है। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अशोक के फूल है बिल्कुल, कुटुज है ये भी है, विचार प्रभा ये भी है, वीरत्व और विकास ये नहीं है। वीरत्व और विकास किसका है, शांति प्रिय द्विवेदी का है। ये किसका है, शांति प्रिय द्विवेदी का। ठीक है भाई, ये शांति प्रिय द्विवेदी का है। इस वजह से इसे चिपका लो, शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है भाई, शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है, इनके अन्य लिखना चाहो तो लिखो, साहित्य की भी इनका ही लिखा हुआ शांति प्रिय द्विवेदी का, जीवन यात्रा भी इनका ही लिखा हुआ है। ठीक है, साहित्य समसामयिका भी इनकी है, धरातल प्रतिष्ठान ये सब इन्हीं के ही हैं। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट। परमाल रासो किसके द्वारा लिखित रचित है। ये परमाल रासो किसके द्वारा, किस रचिता का लिखा हुआ है, परमाल रासो। ठीक है, विकट तरीके से क्वेश्चन है, विकट तरीके का। परमाल रासो जल्दी बताओ, परमाल रासो। पहला है नल्ल सिंह, दूसरा है नरपति नाला, चौथा है चंद्रबरदाई, फिर है जगनिक। तो किसका मिल गया, जगनिक। तो मैं आपको देख देता हूँ, देखो यहाँ से परमाल रासो, परमाल रासो, इसको आलाखंड भी कहते हैं, आलाखंड। इसकी रचना कितने की है, जगनिक ने, जगनिक की। दूसरा एक आपका होता है भीसल देव रासो, भीसल देव रासो, इसे भी चिपकाओ। ये किसका होता है, ये होता है आपका नरपति नाला, नरपति नाल है, नरपति नाल है। तीसरा आपका होता है विजय पाल रासो, विजय पाल रासो। ठीक है, ये किसका होता है, ये होता है नाला सिंह का, नालय सिंह का, नाला सिंह का। एक आपका होता है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ये है चंद्रवरदाई का, चंद्रवरदाई। ठीक है भाई, इनको छाप लो जरा, यहाँ से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। परमाल रासो आलाखंड जगनिक का होता है। ठीक है, भीसल देव रासो जो है नरपति नाला का होता है, विजयपाल रासो जो होता है वो नाला सिंह का होता है, और पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई का है। यहाँ से क्लियर। बताइए 21 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 21 क्वेश्चन जो है आपके, सॉरी 22 क्वेश्चन जो है आपके हो चुके हैं, 22 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं यहाँ से। क्लियर, ठीक है भाई, क्लियर। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन है मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती किसकी रचना, जल्दी बताओ मृगावती किसकी रचना है। ठीक है, मृगावती किसकी रचना, पहला ऑप्शन आपकी उस्मान, दूसरा मंजन, तीसरा कुतुबन, चौथा जायसी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 4 नाम दिए हैं आपको, ये देखो कितने नाम दिए हैं, 4 नाम दिए हैं बेटा, 4 नाम। पहला नाम है उस्मान, क्या नाम है, उस्मान। दूसरा नाम जो दिया बेटा वो दिया है मंझन, मंझन। ठीक है, तीसरा जो नाम दिया कुतुबन, कुतुबन। चौथा नाम जो दिया बेटा वो दिया है जायसी, जायसी। ठीक है, तो कुतुबन की तो हो गई यही, क्या हो गई, मृगावती जो होगी किसकी होगी, मृगावती किसकी होगी, कुतुबन। तो हमारा आंसर हो गया कुतुबन। अब बात करते हैं कुछ और, अब बात करते हैं कुछ और। क्या है, मंझन की जो है मधुमालती, क्या है, मधुमालती, एक पुस्तक है इनकी लिखी हुई, मधुमालती है रचना। फिर अगर हम बात करें उस्मान की, चित्रावली, क्या है, चित्रावली। ठीक है भाई, जायसी की जो है मलिक मोहम्मद जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगर हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की तो सूफी काव्य की भाषा में लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगर हम बात करें तो पद्मावत, क्या है, पद्मावत, पद्मावत। ठीक है, जो पद्मावत, तो ये तो होगी मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है जी, तो आप देखो इनके एक एक याद रखो, चित्रावली किसकी है, उस्मान की, मधुमालती जो है वो किसकी, मंझन की, कुतुबन जो है मृगावती की है, मृगावती किसकी है, कुतुबन की है, और पद्मावत जो है वो किसकी है, जायसी की। ठीक है, इनकी एक एक रचना जो है हमारे याद हो चुकी है। क्लियर, बताइए, ठीक है ना। 24वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसमें बतानी है मतलब शुद्धवर्तनी। ठीक है, देखो कौन सा है, कौन सा है, ये याद रखना, अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखना है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, जो ये बन गया, बस अंक की बिंदी लगा दो, न लिख दो तो क्या हो गया, अंक की बिंदी लगा दो, न लिख दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मत लिखो अंक की बिंदी मत लगाओ, क्या हो जाएगा, ए और न लिख दो, आधा ने, तो क्या बन गया, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, नहीं हो चुके, बढ़िया। 25वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, सबको पता है, सबको पता है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। ठीक है, और रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, कौन सी भाषा में लिखी थी ये, रामचरितमानस अवधी भाषा में। अब देखिए
मानस के 7 खंड है, 7 कांड है, 7 कांड। पहला कांड कौन सा है अगर हम बात करें तो बाल कांड। पहला कौन सा कांड है? बाल कांड। दूसरा जो कांड है वो कौन सा है आपका? अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरण्य कांड, अरण्य कांड। ठीक है। चौथा जो है वो आपका कौन सा है? चौथा है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। पांचवा जो है वो बेटा, पांचवा क्या है? पांचवा है सुंदर कांड, सुंदर कांड। छठा जो है वो कौन सा है आपका बेटा? लंका कांड, लंका कांड। और सातवां जो है उत्तरकांड। क्या है? उत्तरकांड। क्या इसमें से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है। कितने कांड हैं? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। इसमें क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा कांड जो है वो कौन सा है? तो बाल कांड सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा अगर पूछा जाए, सबसे छोटा तो किष्किंधा कांड। सबसे छोटा जब पूछा है तो कौन सा आ जाएगा? सबसे छोटा आ जाएगा किष्किंधा। तो सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ से 2। कितने कांड हैं? 7 कांड है। और कौन से सबसे बड़ा कांड जो है? बाल कांड है। दूसरा जो अगर बात करें सबसे छोटा कांड जो है किष्किंधा कांड है। अगर यहाँ थोड़ी सी एक बात और लेके चलूँ, मैं थोड़ी सी और बात लेके चलूँ, रामचरितमानस की जो अवधि भाषा में रचना की गई थी वो 1570 में की गई थी। कब की गई थी? 1570 में। कब की गई थी रचना? 1570 में की गई थी। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है यहाँ पर। और कोई ऐसी खास बात हम इसमें बताएंगे नहीं क्योंकि राम कथा का वर्णन है यहाँ पर। ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं मानस की रसखान की सुनाया था, यानी कि तुलसीदास ने पहले मानस को किसे सुनाया था? रसखान को सुनाया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुलसीदास ने पहले मानस को किसे सुनाया था? रसखान को। तो दोस्तों आप ये बताइए कि प्रैक्टिस सेट बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। धुआंधार ऐसी प्रैक्टिस कराते रहें आपको रेगुलरली, क्योंकि आज हमारा 6ठा प्रैक्टिस सेट है। हम काफ़ी मेहनत करते हैं इसके साथ। आप भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो जो पहली बार चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने परिवार को इसे बहुत बड़ा करें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में डाटा प्रोवाइड कराता है। बहुत मेहनत की जाती है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।